हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बायो ज्ञान बूस्टअप की इस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट माय सेल्फ। मैं हूं आदित्य भारती और मैं अपने लास्ट 6 ईयर के टीचिंग करियर में क्लास 9 से अप टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी एज माई प्राइम सब्जेक्ट पढ़ाता आ रहा हूँ। और पढ़ाना मेरा प्रोफेशन से ज्यादा मेरा पैशन है, एंड दिस इज व्हाई आई लव टीचिंग एंड आई एंजॉय टीचिंग। तो चलिए आ चुके हैं अपने लेक्चर के सेकेंड पार्ट पे, जहां हमने अपने पहले लेक्चर में कवर किया था द जनरल आइडिया ऑफ लाइफ एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ हमने ये समझा था कि दैट वी हैव डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ, है ना। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन वाइज हम अपने आज के इस लेक्चर में समझेंगे विथ इंट्रोडक्शन टू द यूनिट एज वेल एज द चैप्टर विथ रेफरेंस टू द एनसीईआरटी। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज ऑलवेज कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, है ना। थैंक यू सो वेरी मच। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। वी आर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट विथ रेफरेंस टू एनसीईआरटी। ठीक है, अब इस यूनिट में आप देख रहे हैं कि इट इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स। ठीक है, और सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट बी द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। स्पेशली ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा से ज्यादा बनाने का स्कोप होता है। तो ऐसा नहीं कि लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चंस नहीं फॉर्म होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, बट यहाँ पर से आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है ना। और जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, उनको वैसे क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डील करने वाले। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बेसिकली अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं तो आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप बनाते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप डेवलप करते हैं, समझ पाते हैं, उन सब क्वेश्चंस का एप्लीकेशन आपको आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, बी इट बी दीज चैप्टर्स और आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स, आपको मैं पढ़ाने के दौरान भी बताता चलूंगा कि कहाँ पे किसका कैसे लिंक्ड है। उन सब चीजों को आप उन सब चीजों का कॉन्सेप्ट आप यहाँ बिल्ड करते हैं। ठीक है, और इस यूनिट के फर्स्ट पेज पे आप ये देख रहे होंगे, आपके सामने है कुछ कंटेंट, कुछ मैटर्स है जिसको अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर से चांसेस कम होते हैं क्वेश्चंस करने के। बट चांसेस अगर 1% भी है तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे और मोर और लेस जो इसमें हाईलाइटिंग बातें हैं उसको कवर करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो अब आप ये समझे कि यहाँ पर बात जो की जा रही है वो आपको अर्ली मेंस के बारे में बात की जा रही है। देखिएगा, अब अर्ली मेन मतलब अर्ली टाइम। अर्ली टाइम में जब चीजें हम लोग के पास पूरी तरह से डेवलप फॉर्म में नहीं अवेलेबल थी, साइंस इतनी तरक्की नहीं किया था, बायोलॉजी तो खैर दूर की बात है, तब चीजों को समझने का आप खुद को आप उस जगह पे रख के देखें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस तरह के सिचुएशन में रखा था, बताया था कि आपके आसपास आप देखो, चीजों को समझो और उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, 2 कैटेगरी बनाए जिसमें एक को लिविंग बीइंग कहे और एक को नॉन लिविंग बीइंग कहे। तो लिविंग बीइंग के कैटेगरी में आपने किस किस चीजों को रखा था और नॉन लिविंग बीइंग की कैटेगरी में आपने कुछ कुछ चीजों को रखा था। तो आखिर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे आपने इस चीजों को कैटेगराइज किया था आपने 2 कैटेगरी में, है ना। तो उसी तरह के कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करके चीजों को पहले लोग समझते थे एज पर देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे जैसे जिस चीजों में जो चीज ऑब्जर्व करते थे उसके एक आधार पे बोलते थे कि समथिंग विच इज हैविंग नो लाइफ एंड दे आर टर्म्ड एज इनएनिमेट मैटर, मतलब नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, whereas some are living organisms। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ ऐसे इनएनिमेट मैटर्स थे जो इनएनिमेट मैटर या फिर एनिमेट मैटर जिसपे लाइफ हमारी डिपेंडेंट हुआ करती थी। ठीक है, आज भी हम लोग इस बात को समझते थे कि बायोलॉजी और साइंस उतना डेवलप नहीं था, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज था
उसके आधार पे तो चीजों को हम समझ सकते थे ना कि कहीं ना कहीं लाइफ जो है हमारी इन चीजों के या इन कारणों से हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है धरती पे। ठीक है, तो जिसमें आप आ जाता है विंड, आ जाता है सी, आ जाता है फायर, आ जाता है। अगर इनकी इनकी सिचुएशन को आप कंट्रोल वे में समझे तो अग्नि क्या है, किसी भी पूजा पाठ की बेसिक नीड होती है कि इससे अगर कोई पूजा पाठ हमारे घर में होना है तो अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है ना। लेकिन यही अग्नि अगर अपने प्रबल रूप में आ गई तो किसी भी चीज को वो डैमेज भी कर सकती है। उसी तरह से विंड है, उसी तरह से सी है। विंड है, विंड अगर अपने विकराल रूप में आ गया तो आंधी या तूफान भी बन सकता है। सी है तो सी अगर अपने विकराल रूप में आ गया तो सुनामी भी ला सकता है। तो इस तरह से चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं दीज दीज क्रिएटेड सेंस ऑफ ऑ और फियर। ठीक है, और इसके आधार पे दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग, दे स्टार्टेड वैल्यूइंग दोज एनिमेट मैटर्स कि हमारे लिए ये वैल्यूबल है। हम लोग इनकी इनकी कृपा दृष्टि से ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि हम लोग एनिमल और प्लांट पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। तो ये सब चीजों को हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब चीजें हम लोग सब कुछ समझते हैं और जानते हैं। ठीक है ना, तो यही सब चीजें उस समय चला करती थी। तो सोसाइटी के पास नॉलेज जो साइंस के या बायोलॉजी एस्पेक्ट से नॉलेज थी वो बहुत लिमिटेड थी। ठीक है, बट दे एक्चुअली व्हाट दे वेर इंडल्ज्ड इन डेवलपिंग सम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि मैन काइंड जो है, ये हम लोग थोड़ी बहुत बायोलॉजी की या साइंस की समझ आई, एक उत्पत्ति सी हुई साइंस की, इसी इसी कॉन्सेप्ट से कि कहीं ना कहीं ये समझा गया सोसाइटीज के तरफ से कि जो मैनकाइंड है ये सुपर नेचुरल पावर की सबसे सुपर क्रिएटिविटी है, बहुत श्रेष्ठ रचना है ना। और सब कुछ इसके चारों तरफ इन्हीं के जरूरतों के हिसाब से चीजें बनी है ना। लेकिन सिर्फ इतनी नॉलेज, ये तो स्टार्टिंग ऑफ कह सकते हैं, यहीं से जर्नी में भी स्टार्ट हुई होगी साइंस की डेवलपमेंट की, है ना। बट इट कुड रजिस्टर वेरी लिमिटेड प्रोग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में तो साइंस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होगी, कई सारे क्वेश्चंस उठे होंगे, उन सवालों का आंसर्स निकाला गया होगा। आज भी हम बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं जानते हैं, जिनको आज भी हम रिसर्च वर्क में ढूंढ रहे हैं अपने, है ना। तो इसी तरह से दे रजिस्टर्ड वेरी लिमिटेड नॉलेज, है ना, एंड बट दे क्रिएटेड लिमिटेड प्रोग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, बट दे क्रिएटेड द नीड कि हाँ भाई, हमें कुछ चीजों को, अपने सोच को या फिर समझ को अपने को डेवलप करना होगा, चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो आउट ऑफ नेसेसिटी ये जरूरत हमें समझ में आने लगी। एंड दिस इज वाई, अब ये इसमें जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर दूं दूसरे कलर से, या फिर ऐसा करता हूं, इन सबको जो जितने भी हाईलाइटेड है उसको मैं डिलीट करके सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को हाईलाइट करता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लाइन में सेपरेट कर देता हूं हाईलाइट करके, ये सब मैं हटा दे रहा हूं। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रॉट इन। ठीक है, और इसके आधार पर सिस्टमैटिक्स मतलब सिस्टमैटिक की कौन से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट पहले हुआ है, इन सब बातों को हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया। कुछ मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन के आधार पे चीजों को देखते, मोन्यूमेंट्स पे छपे हुए देखते थे मंदिरों में, या फिर जितने भी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेजेस होते हैं वहां पे नक्काशी होती है, तो कैसे कैसे कहीं ना कहीं जो जो चीजें हम लोग के अभी जैसे हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी चीजों को हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने वॉल पे, अपने पेंटिंग्स में, अपने, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो आज के प्रेजेंट टाइम के जो चीजें होंगी वो इन फ्यूचर वो क्या हो जाएंगी, वो हिस्ट्री हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें रजिस्टर्ड थी मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन में, और सिस्टमेटिक रूप से पता चला चीजें कैसे कैसे वन बाय वन डेवलप हुई हैं। एंड दिस इज व्हाई we got to understand the identification. We started doing identification, nomenclature, and classifying the objects या living matters into certain category. ठीक है, समझ में आया?
यहीं पर से जन्म हुआ आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये पर्टिकुलर इसके पास 8 हाथ पैर है ना, 8 लेग्स है। ऑर्थ्रोपोडा के केस में क्या होता है, 8 लेग्स होते हैं, स्पाइडर के केस में, मॉस्किटो के केस में, तो उन्हें इंसेक्ट की कैटेगरी में रखा गया। तो आइडेंटिफाई किए तब तो उसके बाद उन्हें हम नेम किए, स्पाइडर बोले या मॉस्किटो बोले तो हमने उसका क्या है पर्टिकुलर हमने एक नेम दिया, एंड देन वी क्लासिफाइड इनटू अ कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हमने आगे करते गए और उसको समझते चले गए। ठीक है ना, और उसके बेनिफिट्स को या फिर उसके हार्म्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन काइंड के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये सब चीजें हम लोग समझते गए, है ना, अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सब चीजें थी मोर और लेस, यहीं पे यहाँ पे और कुछ खास नहीं समझना था, बस यही सब है। टेक्सोनॉमिकल पर्सपेक्टिव आया, टेक्सोनॉमी वगैरह हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी कवर करेंगे। टेक्सोनॉमी कहते हैं किसको है, तो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पर इवोल्यूशन, जो कैटेगरीज बनी उसको हम टेक्सोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज की जो सबसे हाईलाइटिंग बात हो जाती है वो इनकी बारे में बात हो जाती है, अर्नेस्ट मेयर। अब अर्नेस्ट मेयर जो है ये पूरे इस बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। जहां कहीं भी लिविंग वर्ल्ड या फिर इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग से रिलेटेड कुछ भी बातें आएंगी ना आगे भी, तो वहां पे अर्नेस्ट मेयर को आप जरूर याद कीजिएगा। ये वन ऑफ द अमंग ऑल द साइंटिस्ट ही वाज मोस्ट रिनॉन्ड साइंटिस्ट, इन्होंने ट्रिपल क्राउन। अब ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्राइज होते हैं, प्राइज है हमारे साइंस के एरिया में, साइंस के फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में, जिनमें बेल्सन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ फॉर बायोलॉजी ऑफ इन 1994, डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरफोर्ड प्राइज, ये सब, ये 3 प्राइज इनके लिए इनको मिला था। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। हाईली वैल्यूएबल एंड हाईली रिस्पेक्टेबल मैन। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर या अर्नेस्ट मेयर जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हो उसको, इनको मोस्ट प्रोबेबली अर्नेस्ट मेयर ही होगा। ठीक है, तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है वो है ये वाला पार्ट। He was considered as Darwin of 20th century। ठीक है, तो डार्विन जो थे उन्होंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन बताया था, ह्यूमन काइंड का, स्पीसीज का। He talked about the natural selection of any species, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करी थी, जबकि उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से जो समझाया था किसी ने तो वो थे अर्नेस्ट मेयर। ठीक है ना, और आज जो हम लोग स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो स्पीसीज के डेफिनेशन को समझते हैं, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो स्पीसीज की जो डेफिनेशन है, जो स्पीसीज की डेफिनेशन को हम लोग फॉलो करते हैं, वो दी गई थी इन्हीं अर्नेस्ट मेयर के द्वारा, है ना। आप यहाँ पे देखो, he pioneered the currently accepted definition in biology of a biological species। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे इस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड। तो मोर और लेस आपको जो इसमें इससे ज्यादा समझने की बात थी वो मैंने आपको बता दी। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक थोड़ा सा, ये कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है, और ये वाला पॉइंट उतना एक्सपेक्टेड उतना होता नहीं है। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर का नाम याद रखना है, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अर्नेस्ट मेयर के कंट्रीब्यूशन को याद रखना है, इस वाले पार्ट को याद रखना है। यहां से आपसे पूछा जाएगा हु गिव द डेफिनेशन ऑफ या मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशंस ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय, ठीक है, अर्नेस्ट मेयर। आगे बढ़ते हैं हमने अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां से हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर में टोटली आ चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड, है ना। और देखा जाए तो मोर और लेस मैंने थोड़ा सा इसको अपने पहले के स्लाइड्स में ही डिस्कस कर लिया था, जब आपको मैंने जनरल क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन था क्या, व्हाट इज लाइफ, और बताया था आपको कि लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग की बात करते हैं, ठीक है। और लिविंग बीइंग मतलब कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में रह रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी लिविंग
ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इस पैराग्राफ पे, और इस पैराग्राफ को हम लोग समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए हम लोग 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेगमेंट हम लोग हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारी पहली लाइन को अगर हम फोकस करें तो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी ने बोला है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली इस स्टेटमेंट से एनसीईआरटी चाह रही है कि आप खुद को सेंट्रल पोजीशन पे रखें और ऐसे अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, है ना। आपको पॉसिबली आपके लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो सब आपके कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ ही अवेलेबल है, बी इट बी एयर, बी इट बी वाटर, बी इट बी योर लैंड। ठीक है, और इसके अलावा जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं, फ्लोरा फौना, जो आपके लिविंग हैबिटेट को और भी बेनिफिट बना रहे हैं ताकि आप प्रॉपरली यू गेट प्रॉपर रिसोर्स ऑफ फूड, प्रॉपर रिसोर्स फॉर शेल्टर। ये सब चीजें हैं जो कि आपके आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट से आप ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते भी है कि दिस इज आवर नेचुरल हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट उस जगह को कह सकते हैं जिस जगह पे उसे सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है और चीजें उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए सब उसके आसपास ही हो, है ना, और इजिली अवेलेबल हो। तो ऐसे लोकेशन को हम उसके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में उसका नेचुरल हैबिटेट कहेंगे। ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया, जो हमारे आसपास सराउंडिंग है ये हमारे लिए नेचुरल हैबिटेट का काम कर रही है। लेकिन अगर हम खुद को कंसीडर करें कि लेट सपोज कि हम अपने इस जगह से उठ के और कुछ ऐसे लोकेशंस में चले जाते हैं, है ना, टाइम बीइंग जाना अलग बात होती है और वहां पे जाके सेटल हो जाना। जैसे आज हम इस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या हम ऐसे कंडीशंस में इन लोकेशंस में रह सकते हैं क्या? कंसीडर करें खुद को आप ऐसे सिचुएशंस में कि सपोज कीजिए यू गो टू द कोल्ड माउंटेन। ठीक है, कोल्ड माउंटेन या डेसिडुअस फॉरेस्ट है या ओशियंस है माउंटेन। अब इस कोल्ड माउंटेन के पीक पे चले जाए या फिर किसी भी ऐसे लोकेशन में चले जाए तो क्या होगा, यू हैव लिमिटेड एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन ही कम जाएगा तो हमारी बॉडी क्या प्रॉपरली काम कर पाएगी, परफॉर्म कर पाएगी? हमारे सेल्स और टिश्यू को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी ही नहीं मिलेगी, हमारे सेल्स और टिश्यू थक के मरने लगेंगे, है ना। और हमें क्या हो जाएगा वहां पर, हमारे अल्टीमेटली हमारे लिए लाइफ चैलेंजिंग हो जाएगा सरवाइव करना। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग खुद को देख नहीं पा रहे। ऊपर से और बर्फीली हवाएं, सोचिए कि कितनी बुरी मार पड़ेगी हमें अगर हम लोग वहां पे अपने नेचुरल हैबिटेट को सोचे कि यहाँ पे क्यों लाइफ वहां पे हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल हैबिटेट नहीं है। उसी तरह से हम लोग जंगल में, किसी भी जंगल में ऐसे नहीं रह सकते हैं। कोई भी वाइल्ड एनिमल का अटैक हो सकता है, खुद को हम बचाने के लिए हम लोग को बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप डीप ओशन के अंदर वाटर प्रेशर को भी झेल नहीं सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में खुद को आप नहीं कंसीडर कर सकते हैं, है ना। थोड़ा और आगे बढ़े तो टाइम बीइंग के लिए जाना, घूमना, ट्रैवलिंग पर्पस से अच्छा है, साइट लोकेशन, साइट सीइंग करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट क्या आप इस जगह पे आप खुद को कंसीडर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ही आपका बर्थ हो और आप नेचुरल डेथ तक आप यहीं पे सरवाइव कर सके? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, डेजर्ट्स में भी आप प्रॉपरली अपने आप को नहीं रख पाएंगे, है ना, एनी टाइम के लिए। उसी तरह से आप देखिए ये हॉट स्प्रिंग है, इसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। ऐसे पठारी क्षेत्र जहां गर्म पानी का स्रोत हो, तो अपने आप में देखिए वहां पे टेम्परेचर कितना हाई होगा, है ना। जरा सोच के देखिए, उबलता हुआ आसपास पानी का धार है ना, चीजें वहां पर ग्रो भी नहीं कर पाएंगी आपके लिए। जिस कंडीशन में, जो आप कंडीशन अभी एक साइड आप अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको सोचे कि जहां आपको लाइफ बहुत इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं, है ना। और इस सिचुएशन को सोचे कि अगर आपको यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो आपके लिए लाइफ कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, आप प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे लिए ये हमारा नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग ये समझ पा रहे हैं, ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे लिए हो सकता है वो लिविंग हैबिटेट या नेचुरल हैबिटेट हमारा ना हो, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो जिनकी लिविंग हैबिटेट या नेचुरल हैबिटेट ये इसी जगह पे ही पाई जाती हो। तो
उनके लिए जो फेवरेबल सिचुएशन है वो यही इन्हीं सब लोकेशंस में उनका फेवरेबल सिचुएशन जो उनके सर्वाइवल बेनिफिट को और भी सुटेबल बना रहा है, ठीक है ना। तो इस लाइन से, इस पैराग्राफ के फर्स्ट सेगमेंट से एनसीईआरटी हमें यही चीज बतानी चाह रही है, ठीक है। आप देखो कि देयर आर in this world there are certain extraordinary habitat in which we can find living organisms, ठीक है। be it be cold mountain, be it be deciduous forest, be it be ocean, be it be fresh water lakes, deserts, है ना, और hot springs, ठीक है, which leaves us speechless। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जहां हम खुद के लिए हम लोग के इतने चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड वहां पे सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल भी हो सकता है। बट वी फाइंड आवर सेल्फ स्पीचलेस जब हम लोग वहां पर देखते हैं, खुद को एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, है ना, और बहुत कंफर्टेबली अपने लाइफ को जी रहे हैं, है ना। तो यही चीजें को आपको बेसिकली इस लाइन से, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से एनसीईआरटी आपको एक थॉट प्रोसेस में डालना चाह रही है कि आप खुद के आसपास के सराउंडिंग को आप कंसीडर करें कि हाउ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग एंड हाउ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग हैबिटेट इज फाउंड ऑन दिस अर्थ, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब जब हम समझ चुके हैं दैट वी हैव डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग हैबिटेट, वी आल्सो डू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं जो उसे इनेबल कराते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को बेहतर तरीके से सरवाइव कराने के लिए, बेहतर तरीके से खुद को एडजस्ट करवाने के लिए, है ना। इसको एडेप्टेबिलिटी फीचर कहते हैं, ठीक है, ताकि वो वो जो इन्वायरमेंट है उसके लिए एज ए नेचुरल हैबिटेट के रूप में वर्क कर सके, ठीक है। ओके, अब इसी बात को समझाने के लिए आपको एनसीईआरटी ने अगले पार्ट में इस बात को कहा है कि द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, of the migrating bird, the valley of flowers, or the attacking shark, है ना, evokes awe, एक भय की स्थिति भी पैदा करता है, और deep sense of wonder, है ना, deep sense of wonder भी पैदा करता है, आश्चर्यचकित हमें कर देता है। Say for example galloping horse, इस पॉइंट को समझने, बेहतर तरीके से समझने से पहले एक बात आपको मैं एक रिमाइंड कराना चाहता हूँ या कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना चाहता हूँ। आप जानते भी होंगे कि अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनिजम्स को एक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी जाए, है ना, इस घोड़े को उठा के मैं प्लेन लैंड से उठा के अगर किसी डेजर्ट पे रख दूं, डेजर्ट पे प्लेस कर दूं, तो क्या वो उतनी आसानी से सरवाइव कर पाएगा? जितनी आसानी से वो दौड़ सकता है एक प्लेन लैंड पे, है ना, उतने आसानी से वो दौड़ नहीं सकता है ना, डेजर्ट में। तो क्या डेजर्ट में ये खुद को सर्वाइवल बेनिफिट दे पाएगा? अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? किसी भी शिकारी से खुद को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। तो उसी तरह से अगर इस बर्ड्स की बात करें, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होती है, तो माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या करती है, इनके पास एडेप्टिव फीचर क्या है कि जब एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में, एक सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो फ्लरिश हो रही होती है, फिर उसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, तो चाहे वो रिप्रोडक्शन हो या फिर इन सर्च ऑफ फूड हो, वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू फ्लाइंग ओनली, और इतने लंबे दूरी वो तय कर लेती है थ्रू फ्लाइंग ओनली। तो फ्लाइंग एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है इन माइग्रेटिंग बर्ड्स का, जो उन्हें सर्वाइवल बेनिफिट दे रही है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को सर्वाइव कराने के लिए, है ना। उसी तरह से कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो किसी खास कंडीशन में ही ग्रो कर सकते हैं और प्रॉपर्ली ग्रो कर पाएंगे, एक नेचर में ब्यूटी भी क्रिएट करते हैं, है ना, ऐसे फ्लावर्स। इनको अगर हम किसी ऐसी जगह पे ग्रो कराने की कोशिश करें जहां पे इनके लिए फेवरेबल सिचुएशन ना हो, तो ये प्रॉपर्ली अपने आप को उस तरह से फ्लरिश कर पाएंगे जिस तरीके से इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में खुद को फ्लरिश कर पा रहे हैं, है ना। आप देखिए, इनकी खूबसूरती इन्हीं वादियों में है, इसीलिए इनको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मल अपने घर में ग्रो करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करें तो ग्रो कर भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन
हमें ये चीज की हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन उन्हें हमेशा मिलती रहे, ताकि वो उसी तरह से ग्रो कर सके। नहीं मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली यही बात होगी कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जब हम बात करते हैं आगे, तो अटैकिंग शार्क, अब इस शार्क की को देखो आप, एक सेंस ऑफ फियर भी दिलाता है, भय की स्थिति और डर की स्थिति भी पैदा कर रहा है। लेकिन सोचिए, इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जितने कंफर्टेबली एक शार्क रह सकता है, क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना। तो एक सेंस ऑफ वंडर भी है कि इतने हाई प्रेशर ऑफ वाटर पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने आसानी से सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वैसी एडेप्टेबिलिटी फीचर है जो उन्हें इस तरह से एडेप्टेशन दे रही है कि इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में वो बेहतर तरीके से खुद को सरवाइव कराने के लिए कैपेबल हो सके। ठीक है ना। तो यही इस पर्टिकुलर सेगमेंट का मतलब था। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, है ना। तो अगर हम एक सेल के रिस्पेक्ट में अब चीजों को समझते हैं, तो सेल के अंदर भी क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर या उसकी जो कंपोजिशन ऑफ द सेल होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल मतलब कहने का अर्थ है कि उनके सेल को ऑर्गेनल्स को कंसीडर करना है। अब सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं कि सेल एज ए होल, चाहे वो एक यूनिसेलुलर की का सेल हो या फिर सेल वो एक किसी टिश्यू का पार्ट हो, है ना। सेल एज ए होल सर्वाइवल बेनिफिट उसको कैसे मिल पाएगा, जब उसके सारे ऑर्गेनल्स या मॉलिक्यूलर लेवल्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं, कंपोजिशन या कंस्टिट्यूट्स ऑफ द सेल्स है, वो सारे प्रॉपर्ली कॉमन ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे होंगे, एसोसिएशन में काम कर रहे होंगे, एक दूसरे के इंटरेक्शन में काम कर रहे होंगे, और तभी प्रॉपर्ली एक सेल सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए फिर से एक सेंस ऑफ वंडर दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन अस क्रिएट होता है, सेंस ऑफ सरप्राइज क्रिएट होता है कि जब हम लाइफ को कंसीडर करते हैं, तो लाइफ को हम लोग एज ए लिविंग बीइंग, हर किसी के लिए लाइफ को सरवाइव करने के अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग सिचुएशंस होते हैं, अलग कंसिडरेशंस होती है ना। कि यूनिसेलुलर को अगर लाइफ जीना है तो उसको किसी पर्टिकुलर फीचर या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेज करना पड़ेगा, है ना। वहीं अगर हम हायर मल्टीसेलुलर की बात कर ले, तो उसके लिए लाइफ के मतलब कुछ और होते हैं। लिविंग बीइंग होने के लिए उसके लिए सर्टेन एक्टिविटीज परफॉर्म करने की जरूरत होती है ना। और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग वो लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो फीचर्स है, वो चेंज होते रहते हैं, है ना। ताकि हर एक के पास कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो उसको उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए या लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो लाइफ एज सच, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एज सच इसके लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है। बेसिकली लिविंग एक्टिविटीज, जहां कहीं भी लिविंग एक्टिविटीज होती है, लिविंग एक्टिविटीज के टोटल सम को हम लोग बोलते हैं लाइफ, है ना। और जो भी बॉडी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर उस लिविंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं लिविंग बीइंग्स। तो एक्चुअल मीनिंग जो होती है लाइफ और लिविंग बीइंग्स, और लाइफ की जो प्रॉपर्टीज होती है, लिविंग एक्टिविटीज होती है, इनका बेसिक डिफरेंस यही है। हम लोग एक बार फिर से बाद में समझ लेंगे। चलिए पहले इस चीज में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी रेज कर रही है, व्हाट इंडीड इज लाइफ। लाइफ क्या है, वास्तव में लाइफ क्या है। इंडीड का मतलब वास्तव में लाइफ क्या है। ठीक है, तो इसके दो मतलब है, इम्प्लिसिट क्वेश्चंस, ये जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में करवाया था कि दो मतलब, अगर आपके पास दो ऑप्शन या दो रास्ते दिए जाए कि आपको लाइफ को डिफाइन करना है, तो लाइफ को डिफाइन करने के दो तरीके मैं आपने पहले आपको मैंने बताया था कि या तो आपके पास फिलोसफिकल रास्ता है, या आप इसको टेक्निकल वे से सॉल्व कर सकते हैं, और टेक्निकल रास्ता है। ठीक है ना। तो सीक द आंसर, व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग। लिविंग बीइंग, बेसिकली देखिए अब यहाँ पे इसने भी कहा है कि लिविंग बीइंग को, एक्चुअली लिविंग को अपोज टू नॉन लिविंग हम लोग कैसे, किस आधार पे, लाइफ की तो डेफिनेशन नहीं मिली, लिविंग और नॉन लिविंग को किस आधार पे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं।
तो इसको या तो हम फिलोसफिकल तरीके से अपना बात कर ले, अगर सिर्फ लाइफ को डिस्क्राइब करना होगा तो हम लोग फिलोसफिकल तरीके से जा सकते हैं, बट वो हमारे लिए एज सच यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंस की दुनिया में है और साइंस प्रूफ्स और एविडेंस के आधार पे चलती है, और साइंस प्रूफ और एविडेंस के आधार पे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को समझती है, न कि लाइफ को समझती है। लाइफ को टर्म किया गया, भले लाइफ को आप ऐसे समझे कि जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज है इन टोटल को अगर हम सम कर ले तो हम लोग कहते हैं ऑल टुगेदर इट इज लाइफ। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में इसको समझते हैं। ठीक है, तो एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट, एज ए साइंटिस्ट देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट, साइंस में जो रिसर्च करते हैं उनको साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वी शैल नॉट अटेम्प्ट द आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मींस द फिलोसफिकल, देखो सेकंड इज द फिलोसफिकल वन। ठीक है, तो फिलोसफिकल वन को हमें आंसर नहीं करना है, हमें टेक्निकल वन पे जाना है। तो टेक्निकल वन यही कहता है कि इट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंशिएशन है ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, है ना, इन द टर्म व्हाट इज लिविंग के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक आगे स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं तो आपको एक बार इस चीज को क्लियर कर दूं। देखिए, जब हम बात करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कि लाइफ के बारे में, ठीक है, लाइफ, तो लाइफ बेसिकली क्या होती है? लाइफ इज इक्वल टू लिविंग एक्टिविटीज। ठीक है, लाइफ इज इक्वल टू लिविंग एक्टिविटीज। अब लिविंग एक्टिविटीज में आप कुछ भी कंसीडर कर ले, से फॉर सपोज कि आप अगर लिविंग बॉडी है तो आप यू मस्ट हैव न्यूट्रिशन, जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक्स आप पढ़े हो ना क्लास अपने लोअर क्लासेस में, या फिर जो भी आप जनरल आइडिया से जानते हो कि एक लिविंग बॉडी का परफॉर्म करती है। ठीक है ना, तो ये तो इसके इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, कॉमा ना देते हुए आप इसको एडिशन ले लेगा। ठीक है, एडिशन, रिस्पिरेशन प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन, है ना, प्लस आपको एक्सक्रीशन, तो ये सारे तो आपको हो गए आपको इंटरनल एक्टिविटीज। इसके अलावा जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसमें मूवमेंट हो गया, है ना, इसके बाद आपको हो गया क्या, बॉडी हील करती है, हीलिंग जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब हम लोग की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्ड, सेंस कह सकते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्स जो एक लिविंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड करते जाए, प्लस 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 करके, है ना, उन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग एक्टिविटी। और लिविंग एक्टिविटी इज इक्वल टू लाइफ। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि लाइफ इज इक्वल टू ऑल दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इन सब को बारी बारी ना बोल के, वन बाय वन ना बोल के, हम लोग सिर्फ अगर लाइफ को बोल दे तो हम लोग का मतलब क्लियर है कि हम लोग ऐसी जो भी बॉडी इन सारे एक्टिविटीज को कर रही होगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे लिविंग बॉडी। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? लिविंग बॉडी। उनको हम कहेंगे लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ का मतलब क्या होता है और लिविंग एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, तो जब ये समझ गए तो हम लोग इसलिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग, अगर हम लोग लिविंग को समझ चुके तो हमारे लिए नॉन लिविंग क्या होगा, ठीक है, तो जो भी इन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेगा वो हमारे लिए नॉन लिविंग होगा। तो बेसिकली वी क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज हाउ वी गॉट एन आइडिया, प्रॉपर आइडिया ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन लिविंग। ठीक है, आई होप
इस स्लाइड से पूरी तरह से अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, बेनिफिशियल लगी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना सपोर्ट जरूर दें। आपका यही सपोर्ट मेरे लिए एकमात्र मोटिवेशन होगा आप तक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लाने के लिए। इसके अलावा आपका कोई सवाल या मैसेज हो तो आप उसे नीचे कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर मुझे दें। आपका वैल्यूएबल फीडबैक ही मेरी अपकमिंग वीडियोस को और भी रिफाइन बनाएगा। इस चैनल पे अब आपकी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड रेगुलरली क्लासेस अपडेट हुआ करेंगी, तो ये बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस को इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।